नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के सेशन में हम लोग बिहार राज्य के विकास में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसके संदर्भ में समझने वाले हैं और विशेष तौर पर उन परियोजनाओं की भूमिका पर हम बात करेंगे, उन परियोजनाओं के संदर्भ में बात करेंगे जो हालिया दिनों में चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा कि बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा हर साल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो चर्चा में रहे हैं विशेष रूप से उनको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार राज्य के विकास में जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन परियोजनाओं का जो उद्देश्य है वह केवल जल स्रोत का दोहन करना नहीं है दोस्तों, बल्कि इससे जुड़े अनेक जो सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरणीय लाभ हैं वह भी प्राप्त हो सकें। यह इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य देखने को मिलता है। दोस्तों, हम लोग पहले एक एक परियोजना को देख लेंगे जो चर्चा में रहे और इसके बाद हम इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ पर भी बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था जो बिहार में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में। आपको पता होगा कि बिहार में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ देखने को मिलता है या सूखा देखने को मिलते हैं। ये दोनों चुनौतियां बिहार में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। उत्तर बिहार में जब आप बाढ़ की समस्याएं देखते हैं तो वहीं आप दक्षिण बिहार की तरफ जब जाते हैं, दक्षिणी बिहार का जो भाग है उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सुखाड़ की स्थिति देखते हैं और दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बिहार राज्य को। दोस्तों, ऐसे में जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यह केवल जल का दोहन नहीं करती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह सामाजिक और आर्थिक जो अस्थायित्व है वह भी प्रदान कराती हैं। तो इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से यह क्या है? सिंचाई प्लस बाढ़ नियंत्रण प्लस ऊर्जा उत्पादन, तीन प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलता है इन प्रकार की परियोजनाओं को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप एक परियोजना के बारे में जानते होंगे और यह परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे सोन नदी घाटी परियोजना, इसके संदर्भ में पहले देख लीजिए और इसको दक्षिणी बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। यहां पर आप सोन नदी देख पा रहे होंगे और सोन नदी जो है मुख्य रूप से जो रोहतास, भोजपुर होते हुए पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसी पर जो है बना हुआ एक जो है आप देखेंगे परियोजना है। दोस्तों, दक्षिणी बिहार की परियोजना है तो ध्यान रखिएगा, पहले हमने दक्षिणी बिहार की परियोजना को पिक किया है। दोस्तों, बिहार की सबसे पुरानी परियोजना की बात करें तो यह सबसे पुरानी परियोजना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो जाता है और आप देखेंगे इंद्रपुरी बैराज जो है, जो डेहरी रोहतास में देखने को मिलता है, इसकी मुख्य संरचना यहाँ पर आपको अवस्थित दिखेगी। लाभान्वित जो क्षेत्र हैं इसमें आप देखेंगे रोहतास, गया, भोजपुर, समझ रहे हैं, यह सभी जो है मुख्य रूप से लाभान्वित क्षेत्र होते हैं, इससे जो है लाभ प्राप्त करते हैं और विशेष तौर पर आप रोहतास, गया और भोजपुर का नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसी परियोजना के कारण ही आप देखेंगे जो रोहतास है इसको बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए हो जाती है। तो यहाँ पर अगर इतनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, इसकी स्थिति, इसकी मुख्य संरचना और साथ ही साथ लाभान्वित क्षेत्र पर और साथ ही साथ इसे बिहार का चावल का कटोरा क्यों कहा जाता है इसके संदर्भ में, तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप कनेक्ट कर लेंगे अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी परियोजना की बारे में बात करते हैं, कोसी नदी घाटी परियोजना। इसको बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को आपको पता होगा क्यों कहा जाता है, मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस बहुत है इसके रूट में और बहुत ही बिल्कुल विसर्प की तरह जो है बहती हुई जो है यह प्रतीत होती है और इसमें जो पानी की मात्रा है ज़्यादा है, खासकर जो बरसात का मौसम होता है उस समय गाद की जो समस्या है वह बहुत एक प्रमुख समस्या है इसके जल को फैलाव करने में। तो आप देखेंगे इस पर भी जो है नदी घाटी परियोजना देखने को मिलती है और कोसी नदी घाटी परियोजना जो है इसको हम कहते हैं बिहार के शोक का समाधान इसको माना जाता है। और 1954-55 में आप देखेंगे भारत और नेपाल के बीच समझौते के बाद इस परियोजना की शुरुआत करी गई थी। हनुमान नगर बैराज का नाम आप ध्यान रखिएगा, नेपाल और जो है मुख्य रूप से नेपाल में जो आपको इसकी मुख्य संरचना देखने को मिलती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लाभान्वित क्षेत्र की बात करें तो इससे पूर्णिया, सहरसा और कटिहार मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हैं। दोस्तों, विनाशकारी बाढ़ पर नियंत्रण इससे लगाया जाता है इस परियोजना के माध्यम से और इसके साथ साथ जो कटैया में जल विद्युत केंद्र है उसकी भी स्थापना इसी नदी पर हो पा रही है जिससे हम बिजली पैदा कर पाएंगे। तो वह एक आर्थिक लाभ के रूप में आप देखेंगे हमारे सामने निकल कर आता है। ठीक है,
अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो है आपको देखने को मिलेगा गंडक नदी घाटी परियोजना। ठीक है, यहाँ पर कोसी के मैप पर अगर आप देखेंगे कोसी नदी को, तो यहाँ पर आप कोसी नदी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग गंडक की बात करते हैं तो आप देखेंगे गंडक नदी यहाँ पर आपकी निकलती है, गंडक बूढ़ी गंडक दोनों आपको देखने को मिलेंगी। और गंडक नदी घाटी परियोजना उत्तर पश्चिम का जो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो विकास है इस परियोजना के माध्यम से हो पा रहा है। आपको पता होगा यह उत्तर भाग है और यह पश्चिम भाग है, तो यहाँ का जो विकास है मुख्य रूप से इस जो है परियोजना के माध्यम से हो पाता है। भारत और नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है वह आपको देखने को मिलेगी है गंडक नदी घाटी परियोजना। और वाल्मीकि नगर बैराज को आप ध्यान रखिएगा जो कि चंपारण में स्थित है, बहुत ही प्रमुख हो जाता है पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट। लाहवानी क्षेत्र इसके जो है वह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, यह सभी क्षेत्र हैं दोस्तों जो इस नदी घाटी परियोजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नहर प्रणाली है वह भी बहुत प्रमुख है। इससे जो दो नहरें निकलती हैं, पूर्वी गंडक नहर जो तिरहुत नहर के नाम से जानी जाती है और एक पश्चिमी गंडक नहर जिसे सारण नहर के नाम से जानी जाती है। तो इसी परियोजना के कारण जो है इस प्रकार के नहर का भी जो है विकास संभव हो पाया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो यह तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और चर्चा में लगातार रहे हैं इस वर्ष, तो इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। परियोजना का जो प्रभाव है वह आयामी विकास का है दोस्तों। विकास के जो 6 स्तंभ है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, पेयजल, मत्स्य पर्यटन और जो है मत्स्य पालन और पर्यटन और रोजगार, यह सभी जो है संभव हो पाता है इस परियोजना के माध्यम से। सिंचाई के लिए जो है जल की व्यवस्था हम कर पाते हैं, नहरों को अच्छे से निकाल पाते हैं, बाढ़ को हम नियंत्रित कर पाते हैं मुख्य रूप से इस परियोजना के माध्यम से। जल विद्युत, ठीक है, हम विद्युत इससे पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा पेयजल का भी जो है हम उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कई जगह पर इन्हीं जल का उपयोग करके जो है सिस्टमैटिक तरीके से मत्स्य पालन और पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने का काम कर रहा है और रेवेन्यू यहाँ से निकाला जा रहा है। आर्थिक जो है व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी यह बहुत सहायक होती है यह परियोजना। ठीक है, और रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन परियोजनाओं पर काम करने के लिए स्वाभाविक सी बात है लेबर और बहुत सारे जो है व्यक्तियों की जरूरत होती है, तो यह रोजगार भी पैदा करता है इस प्रकार की परियोजना। और स्वाभाविक सी बात है अगर जो है पानी और सिंचाई की ठीक से व्यवस्था होगी तो इससे जो है नो डाउट और भी रोजगार पैदा होंगे। दोस्तों, सिंचाई की सुविधा और कृषि अर्थव्यवस्था के आधार पर अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर एक एक करके सारे को एलोबरेट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे बिहार कृषि प्रधान राज्य है दोस्तों, और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। कोसी, गंडक और इंदिरा गांधी नहर जैसी जो परियोजनाएं हैं इन्होंने लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाया है और इससे जो है जो फसल की पैदावार है वह बेहतर हो पाती है। परिणामतः आप देखेंगे तो कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि देखने को मिलती है, किसानों को आर्थिक जो है सहायता मिलती है, आर्थिक स्थिति में उनके सुधार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप सिंचाई की सुविधा से जो है लाभ लेते हैं और कृषि अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है यह जो है। दूसरे बाढ़ नियंत्रण पर बात करते हैं। ठीक है, इसके विकास के जो 6 स्तंभ हैं, तो आपको पता होगा कि बिहार में जो बाढ़ की समस्याएं वह बहुत ही प्रमुख है। जो चुनौती है उसके संदर्भ में देखें तो कोसी और गंडक के किनारे बसे क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित लोग जो है विस्थापित होते हैं, विस्थापन करते हैं और उनके जो है जो सामान, घर और यह सब बहुत सारा जो है आर्थिक नुकसान भी झेलते हैं। ठीक है, तो इससे जो है अगर बाढ़ नियंत्रण संभव हो पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इनको सुरक्षा मिल सकेगा, अस्थायित्व मिल सकेगा। समाधान की बात करें तो बांध, बैराज और जलाशयों के निर्माण से बाढ़ की तीव्रता में कमी देखने को मिली है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जैसे जो जिले हैं उसमें जनधन की हानि जो है वह कम मुख्य रूप से देखने को मिलती है, वह कम हो रही है। ठीक है, आप पहले देखेंगे तो अनियंत्रित बाढ़ स्तर हुआ करता था जब जो है यह बैराज नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब बांध का निर्माण किया गया तो नियंत्रित जो स्तर है वह देखने को मिलेगा और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जल के बहाव को हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की बात करें तो इसके संदर्भ में आप देखेंगे जो 3rd नंबर के पिलर पर इसके संदर्भ में देखने को मिलता है। तो इस परियोजना में आप देखेंगे जल विद्युत उत्पादन की व्यवस्था होती है। ग्रीन एनर्जी हम जो है ले सकते हैं। उदाहरण के लिए सोन नदी परियोजना और कोसी पर आप देखेंगे जो कटैया विद्युत केंद्र है वह आपको देखने को मिलता है और इससे हम जो है बिजली उत्पादन
करते हैं, ठीक है। और ऊर्जा में जो हमारी आत्मनिर्भरता है हमारे स्टेट की, वो सुनिश्चित हो पाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति यह करता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर यह 3 और आपको देखने को मिलेंगे। जो पेयजल सुविधा है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन द्वारा शुद्ध जल की आपूर्ति इससे हो पाती है। पर्यटन और मत्स्य पालन के संदर्भ में देखें तो वाल्मीकि नगर जैसे स्थलों का पर्यटन विकास और जलाशयों में मछली पालन जो है मुख्य रूप से बहुत ही प्रमुख हो जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे यहां से इसमें मछली पालन हो पाना संभव हो पाया है। इसी के कारण रोजगार की बात करें तो निर्माण, जैसा कि हमने आपको बताया, रख रखाव कार्यों में बड़ी संख्या में स्थानीय रोजगार और ग्रामीण विकास को गति मिल पाती है इस प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की प्रगति पर, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बिहार के संतुलित विकास की रीढ़ मानी जाती है दोस्तों। और ये आप देखेंगे तो भौगोलिक चुनौती जैसे बाढ़, सूखा और जो आर्थिक संभावनाएं हैं उनके बीच सेतु का कार्य मुख्य रूप से करती हुई नजर आती हैं। भविष्य की स्थिरता और समृद्धि के लिए आप देखेंगे तो इनका संरक्षण और विस्तार बहुत ही अनिवार्य हो जाता है दोस्तों। और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड करके समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इस टॉपिक को ठीक से समझ पाए होंगे, हर एक पॉइंट को ठीक से समझकर जो है आपने बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए इन विशेष रूप से इन परियोजनाओं के संदर्भ में, तो आप जरूर आंसर करेंगे। बाकी स्टैटिक के क्लास में हम सभी परियोजनाओं पर बहुत डीपली बात करते हैं, जैसा कि यह सेशन करंट ओरिएंटेड है दोस्तों। तो जो चर्चा में रहे परियोजना है उन पर ही हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे और फिर से बात करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।